बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान में सियासत की बात करते हैं तो आए रोज़ मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां हम देखते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और बहुत सारे महाज इस वक्त खुल गए हैं। बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान, क्योंकि तोशाखाना केस में हमने देखा उनको नाअहली के बाद वो पार्टी की आदत को संभालने के काबिल नहीं रहे और उन्होंने खुद से ही अबूरी चेयरमैन को नामजद कर दिया, बैरिस्टर गौहर खान को। उसके बाद ही खासी तनकीद इस हवाले से की जा रही है। बाज़ जो मोरूसी सियासी पार्टियां हैं उनकी जानिब से मज़े की बात है, ऐसी तनकीद सामने आ रही है कि वो किसी लॉयल बंदों को इलेक्ट कर देते, सामने ले आते। तो सवाल ये उठाया जा सकता है कि वो पार्टियां जिनकी अपनी पार्टी के अंदर किसी दूसरे या तीसरे शख्स को पार्टी की सदारत के लिए अहल नहीं समझा जाता, वो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। खैर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है और क्या वाकई बैरिस्टर गौहर पे बाकी पार्टी भी उस तरह से एतमाद करेगी जिस तरह से खान साहब ने एतमाद किया है। इंटर पार्टी इलेक्शंस क्या वाकई ही बर वक्त हो जाएंगे और इस पर इलेक्शन कमीशन को कोई मजीद एतराज़ सामने नहीं आएगा और क्या वाकई बल्ले का निशान 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उस पर होगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं नैब की, नैब जैसे इदारे की, और किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब पे जो केसेस बनाए गए माजी में और उनको बोगस केसेस कहा गया और ख़ुद से ही नैब अपनी अपीलें जो है वापस ले रहा है। नैब के हवाले से यही कहना है कि अगर इतना अरसा पाकिस्तान के अवाम का इन लोगों ने पैसा खर्च किया, बाहर जाके बैरूनी दौरे किए तफ्तीश के नाम पर, तो वो क्या तफ्तीश होती रही और किस तरह से जो वॉल्यूम 10 को आज तक छुपा के रखा गया उसको भी अगर सामने ले आए तो पाकिस्तान की सियासत में ज़रा क्लैरिटी हो जाएगी। तो क्या वाकई नैब जैसा इदारा सियासतदानों को इस्तेमाल करने के लिए सामने लाया जाता है? माजी में इसका शिकार मियां नवाज शरीफ थे और आज इमरान खान साहब इसका शिकार है। और क्या वाकई ही वक्त पे इलेक्शंस होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उस पर कैसे कमी होगी और क्या -1 का जो फार्मूला है वो क्या वाकई इस वक्त काबिल कबूल हो गया? इसी पर मजीद बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम कहेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सैयद फिरदौस शमीम, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के। दोनों मेहमानों को खुश आमदेद कहते हैं। नकवी साहब, सबसे पहले तो ये रिलीफ पे ज़रा बाद में आते हैं, लेकिन पार्टी के इलेक्शंस पे हम कुछ बात कर लें। कल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, बैरिस्टर गौहर साहब को खान साहब ने अबूरी जो है चेयरमैन नामजद किया है, तो आप क्या समझते हैं, अच्छी चॉइस है? पार्टी के लोग इनको खुश दिली से एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि अभी से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि दीज आर फोर्स्ड इलेक्शंस, हमारी मर्जी से नहीं। ठीक, 20 दिन का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको ये इलेक्शन जो है, ये सब जानते हैं कि जो फैसला आया था इलेक्शन कमीशन का वो भी जानिमदाराना था। हम उसको कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन इन द मीन टाइम ये फैसला हमने कोर कमेटी में किया कि हम इनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर देंगे कि इनके पास कोई बहाना ना रहे कि पीटीआई का नाम बैलेट पेपर पे नहीं आए और अगर पीटीआई का नाम नहीं आएगा तो फिर सिंबल भी नहीं आएगा। तो इन दोनों चीजों को हासिल करने के लिए ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और उनका नाम इसलिए दिया गया कि सबसे ज्यादा नॉन कंट्रोवर्शियल है। लीडरशिप में बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं गया इससे कि जितने नाम आते हैं उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब है, हाँ बिल्कुल केसेस हैं उनके ऊपर। लॉजिकली ही शुड हैव बीन द सक्सेसर एज वाइस चेयरमैन, लेकिन उनके ऊपर भी वही साइबर केस है। इसी तरह परवेज इलाही साहब अगर प्रेसिडेंट हैं सक्सेशन में, तो उनके ऊपर वही है कि उनके ऊपर भी बेशुमार केसेस किए गए। तमाम टॉप लीडरशिप को वो जिस वक्त चाहें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अभी एक आदमी फिरदौस शमीम नकवी को उन्हीं ने नॉमिनेट कर देते। जो भी कोई, मेरे ऊपर 11 केसेस हुए हुए, उन 11 केसेस में किसी में मुझे सजा दे के डिस्क्वालीफाई, फिर मेरी भी वही पोजीशन, फिर दोबारा इलेक्शन। तो ये इसलिए एक लॉयर को रखा गया। लॉयर से मेरे ख्याल से मतानत, गैर जोशीले इंसान, सोच समझ काम करने वाले जो लोग उनको जानते हैं वो गौहर साहब हैं। चलें, तो आप कह रहे हैं जो लोग उनको जानते हैं और वो गौहर साहब हैं, तो ये आपको नहीं लग रहा कि क्या ये सेरेमोनियल होंगे या जाहिर बात है असल डिसीजन मेकिंग तो खान साहब के हाथ में होगी? देखिए, ये वाली बात तो खुद गौहर खान साहब ने कह दी कि मैं जो हूँ इस इज्जत अफजाई का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं उस वक्त तक इस सीट पे बैठा हूँ जब तक इमरान खान साहब
जो हैं के केसेस नहीं खत्म होते। एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न, हमने इमरान खान साहब को लाइफ लॉन्ग चेयरमैन डिक्लेयर किया कर दिया, राइट। और हम इसके लिए एज सून एज पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ले आएंगे। सही, ठीक। कोर कमेटी कह चुकी है कि वो फाउंडर भी हैं और लाइफ लॉन्ग चेयरमैन। चलें, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपको क्या लग रहा है? एक तो पीटीआई ने कोई अच्छी मिसाल कायम जरूर की है कि मोरूसियत की सियासत को सामने नहीं लाए। आपकी पार्टी के अंदर भी उसी तरह मोरूसियत है, पीएमएल-एन के अंदर भी है, तो आप कुछ अप्रिशिएट करेंगे उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस पॉइंट ऑफ एक्शन को, कि जो उन्होंने बैरिस्टर गौहर को नॉमिनेट किया पार्टी के चेयरमैन के लिए? देखिए, अगर मरूसियत का कोई जवाब होता तो वो जरूर लेके आते। इमरान खान साहब के बेटे तो उनका पता करने भी नहीं आए कि आप जेल में हैं, मिलने तक नहीं आए। और जब कोई उनका वारिस ही ना हो तो मरूसियत कहाँ से होती है? मरूसियत के लिए किसी वारिस का होना जरूरी है। जब कोई वारिस ऑन ही नहीं करता तो मरूसियत कैसी? कुछ दिन पहले हमने देखा ना, उनकी बहनों के खिलाफ वो बैनर्स लग गए, उनकी एहलिया के लिए हक में पोस्टर्स लेके कुछ लोग खड़े कर दिए गए, और इस तरह के मामला तो हमने देखे कि कुछ शायद। एहलिया का तो जो उनका मामला है, एहलिया खुद 1 साल पहले उनकी जिंदगी में आई है, उनके एक अपने अलहदा से मामला हैं, उन्हीं की वजह से खान साहब की पॉलिटिकली जहां तक गिरे हैं, तो उनका जवाब कहाँ तक हमें नहीं पता। बहनों का क्या जवाब, कितनी वो पॉलिटिकल है ना कोई है मैंने, तो ये तो दूसरी बात है। मेरा सवाल ये है, मरूसियत का जवाब होता तो ये मरूसियत लाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी अगर होती तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन वक्त था फैसला करने का कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं आपको बताता हूँ कि जब भुट्टो साहब को जुलाई 77 में अरेस्ट किया गया, 5 जुलाई को जियान, तो भुट्टो साहब ने जेल से शेख रशीद अहमद, जो हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन थे, उन्हें नॉमिनेट किया चेयरमैन के लिए। शेख रशीद साहब आए, अवाम उस तरह मतलब उन्हें जरूरत थी कि फैमिली से कोई निकलता, तो उन्होंने फिर बेगम नुसरत भुट्टो को ये चार्ज खुद पार्टी की सीईसी ने दिया, और वो आई साथ, लेकिन सारे ये हमारे सीनियर लोग थे, वो चलाते रहे। उसके बाद एक वक्त आया बीबी के ऊपर, जब मुश्किल वक्त आया तो बीबी ने सीनियर हमारे जो पॉलिटिशियन थे उस वक्त सीनियर वाइस चेयरमैन, उन्हें पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का सदर बनाया, अमीन फहीम साहब को बनाया। जी जी, फैसले आज इनके पास था, इनके पास चले, इनका मैं जवाब, से बेहतर वकील कौन है जो एक प्रोफेशनल ग्रुप को लीड करता है पूरे हमारे वकला में? और आपका इशारा हामिद खान की जानिब है। देखिए ना, हामिद खान इशारा क्या, हामिद खान इमरान खान की तरह फाउंडर मेंबर है, फाउंडर प्रेसिडेंट है पीटीआई के। इसका मतलब है इमरान खान को 1 साल पहले, अब इन्हें शर्म नहीं आएगी सबको, फरदौस शमीम नकवी साहब को, जो हमारी पार्टी में कहते थे कल के नौजवान के आगे पीछे सारे खड़े होंगे, तो ये भी 1 साल का सियासतदान है इनकी पार्टी में। बैरिस्टर गौहर मेरा दोस्त है, जाती दोस्त है, काम किया है, लेकिन क्या इन्हें अब शर्म नहीं आएगी उसके पीछे हाथ बांध? लेकिन आप नहीं समझते, आप भी सारी बातें बैरिस्टर हैं, आप भी कानून के तालिब इल्म हैं, आप नहीं समझते पीटीआई के लिए कड़ा वक्त है, बुरा वक्त है, जिसको वो नॉमिनेट करें मुकदमा फौरन तैयार होगा उनके लिए, और बड़ी लीडरशिप जेल में है, जो कुछ बाहर हैं उन पे भी केसेस हैं, तो कुछ बची कुची की आदत थी, या बचे कुछ लोग थे जिनको किसी को ऐसे शख्स को नॉमिनेट करना कि जिसपे कोई ऐसा कोई एलिगेशन ना हो। आप नहीं समझते कि इस कड़े वक्त में कोई अच्छा डिसीजन आ गया, आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे? मैं एक आपको सिर्फ आपके सामने एक मौकफ रख रहा हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम जी जरूर। वो मौकफ ये है कि अगर कोई वकील बनाना था तो आमिर खान से ज्यादा सीनियर, बेहतर, और पीटीआई का फाउंडर मेंबर और पीटीआई का फाउंडर प्रेसिडेंट, जो आज भी इमरान खान के मुकदमा जब मुसीबत पड़े तो वो खड़ा होता है, वो इनके साथ डट के रहा, इनकी हुकूमत में नहीं रहा, इनसे मुफाद नहीं लिया, लेकिन इन्हीं का रहा, पहली बात। दूसरा, अगर कोई यंगस्टर, तो अली मोहम्मद खान, वो जब ये इस्तीफे देके गए थे, वो तकरीर करके गया, एक पॉलिटिकल, लेकिन देखिए उन पे भी तो केसेस हैं, उन पे भी तो केसेस खत्म नहीं हुए। मेरी बात सुन ले, अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ आपको, नवाज अगर एक अरेस्ट होता दूसरा बना ले, दूसरा अरेस्ट होता तीसरा बना ले, लेकिन पॉलिटिकल लोग बना सकते थे, लेकिन उसके बावजूद अगर वकील ही बनाना है तो आप कह रहे हैं हामिद खान, चले आपका वोट उनके साथ है। फिरदौस साहब से पूछ लूं, मजबूरियां तो उनकी पार्टी के अंदर हैं। जी फिरदौस साहब, जरा आप वजाहत करें इस पॉइंट की। हमारी ये अजीब सी बात कर रहे हैं, इनके चेयरमैन जो हैं, जिनके पीछे ये खुद चलते हैं, वो कहते हैं बाबों से फुर्सत हासिल करो। ठीक है ना। जरदारी साहब की जो है मरूसियत हमें सबको पता है, पर्ची के चेयरमैन की भी पता है, और उस वक्त जुल्फिकार अली के भुट्टो के बेटे को जिस तरह एक वजीर आजम के होते हुए मारा गया, जिसका आज तक कातिल नहीं पकड़ा गया, इससे कि जुल्फिकार अली भुट्टो का सही मानों में जानशीन तो मुर्तजा भुट्टो है। ठीक।
उसके बारे में ये कुछ नहीं कहेंगे। जानशीनियत, मौरूसियत सब इनकी पार्टी में पाई जाती है, वो उनकी पार्टी का मसला है। हमारी पार्टी के मसले में जरा हामिद खान साहब से पूछे तो कि उनकी सूरत हाल क्या है। अगर हामिद खान साहब ने खुद मना कर दिया हो, उनकी सेहत, उनकी बीवी की हेल्थ इश्यूज, वो अभी कनाडा गए हुए थे, 3 महीने रहे, ही कुड नॉट परस्यू इमरान खान केसेस। तो एक आदमी की फिजिकल, मुझे अगर कोई कहता पिछले साल जब मैं कैंसर के मर्ज में था कि तुम्हें चेयरमैन बना रहे हैं, तो मेरा लॉजिकल आंसर क्या होता? तो शुड रियलाइज दिस, ये अपने घर की फिक्र करें, हमें अपने घर की फिक्र करने दे। हमने जो मिसाल कायम करनी थी, ना हमने अपनी भाभी को बनाया, ना अपनी इमरान खान ने अपनी बहनों को बनाया, ना किसी बहनोई को बनाया, ना अपने बेटों को बनाया, जो कि हमने बुनियादी तौर पे रोजे अव्वल से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में से मरूसियत को खारिज किया जाए। ये नहीं है बिल्कुल कि आपके नाम के साथ अगर शरीफ नहीं लगा हुआ तो आप PMLN के कोई लीडर नहीं होंगे। जाहिर बात। अगर देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या जवाब दिया है ख्वाजा साद रफीक को, वो सुना दीजिए, मेरे जवाब से तो नहीं ये खुश होंगे। सही, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी पे मजीद आगे बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर रहनुमाए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के फॉर्मर PTI से भी आपका ताल्लुक रहा। वेलकम कहते हैं आज की शो में। ये जो मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आपके पुराने साथी हैं, पुराने दोस्त हैं, आप क्या समझते हैं आज के जो हालात हैं इसके मुताबिक? अभी तो इंटर पार्टी इलेक्शन कल होने हैं, और अगर हो भी जाते हैं, नई क़यादत भी सामने आती है, नए लोग भी सामने आते हैं, क्या PTI के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? वो उस तरह से मैदान में उतरेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत मैं समझता हूँ इस वक्त देयर इज अ हाई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन राइट नाउ। तो इसलिए ये कहना कि कल को कैसे ये सारा PTI के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है, इसमें कुछ वक्त लगेगा ये अंदाजा लगाने में कि ये किस हद तक और किस लेवल तक ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो मेरी एक अकल सोच छोटी मोटी है, उसके मुताबिक अगर इनके कैंडिडेट्स पुट अप हुए तो ऑब्वियसली वो मोस्टली जो हैं वो नए कैंडिडेट्स होंगे। तो उसका क्या रिजल्ट वो अचीव कर सकते हैं, वो फिर उनकी परफॉर्मेंस तो फिर 8 फरवरी के बाद ही आप अंदाजा लगा सकेंगे। लेकिन 8 फरवरी के बाद की बात करें, 8 फरवरी को वाकई आपको लग रहा है इलेक्शंस होने जा रहे हैं? अभी से हम कुछ इस तरह की मिली जुली आवाजें सुन रहे हैं कि इलेक्शंस होना नामुमकिन है। मौलाना फजल रहमान की बात करें, वो सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन में 1-2 दरखास्तें भी आ गई, बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं जी, इलेक्शन मुलतवी कराए जाएँ। खट्टक साहब का हमने सुना वो कोर्ट में जाने की तैयारियों में है कि वहाँ मौसम की सख्ती है, सर्दी है, इलेक्शंस अभी ना कराए जाएँ। आपको लग रहा है 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे? इसमें एक ये है कि देखें, आपके जो सबसे बड़ा जो आईनी अदारा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तो इस हद तक उन्होंने मना कर दिया है कि आप टॉक शोज में भी ये चीजें डिस्कस ना करेंगे, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शंस होंगे और कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आता कि जिसकी वजह से आप इलेक्शंस को मुलतवी कर सकें। और ये वैसे भी अच्छा ट्रेंड नहीं है। मैं ठीक है, माजी में तो मैं नहीं था, मगर अब चूंकि मैं एक जमहूरियत के किसी सेटअप में मैं भी काम कर रहा हूँ। जी जी। ये जो पहले आपने जो पंजाब और KPK का हुआ प्रेसिडेंट अच्छा नहीं सेट हुआ, नाउ इट विल बी टॉक्ड अबाउट फॉर द रेस्ट ऑफ जब तक ये दुनिया है कि जी वो फलाने इलेक्शन हुए थे तो वो नहीं होने दिए गए। जमहूरियत में तो इलेक्शंस ना हो तो देन हाउ कैन यू से कि कोई जमहूरियत नाम की चीज भी है। तो मेरी दानिश और बल्कि मेरी तो यही रिक्वेस्ट भी होगी कि इलेक्शंस करवाएं, कम वक्त में उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो बाद में देखा जाएगा। और आपकी जमात पंजाब के अंदर, क्योंकि अभी हमने सुना अलीम खान साहब को उस दिन वो कह रहे थे कि लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी, पेट्रोल मिलेगा, और अगर इक़्तिदार में आते हैं, बड़े वादे आप लोग भी कर रहे हैं आवाम के साथ, और लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह के वादे शायद पूरे नहीं हो सकते हमारे, क्योंकि हम IMF के जंगल में हर तरह से फंसे रहते हैं। तो आपकी जमात पंजाब से कितनी सीटें आप लोग इस वक्त देख रहे हैं? इसका अभी एग्जैक्टली कुछ कहना तो मुनासिब नहीं होगा। जब हम नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करेंगे और कितने हलकों में करेंगे, उसके बाद ही हम जजमेंट कर सकते हैं कि हमारे कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो विनिंग पोजीशन में हैं। बाकी जहां तक वादे और ऐसे है, देखें ये तो हर जमात ने अपना मंशूर देना होता है। हमने भी अपनी तरफ से कोशिश करके एक अच्छा मंशूर दिया है, और जब तक आप एक नीयत ना अपनी बनाएं तो फिर आप उस पर अमल दरामद कैसे करते हैं। हमें ये अच्छी तरह याद है कि हमारी साबका जमात में इमरान खान साहब ने कहा
कि हम जी 1 लाख घर देंगे या पता नहीं कितनी नौकरियां देंगे, तो वो फिर कितना एक आज भी हमें उसकी एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ती थी जब तक हम उस जमात में थे। तो अगर हम आज ये वादे कर रहे हैं कि हम फ्यूल सस्ता देंगे या बिजली करेंगे और कल को हम पूरा नहीं करेंगे तो यही एम्बेरसमेंट हम भी फेस करेंगे। तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कल को आने वाले वक्तों में हमें कोई ऐसी एम्बेरसमेंट फेस ना करनी पड़े। बिल्कुल, चले, अच्छी बात आप कर रहे हैं कि आपको कोई एम्बेरसमेंट इस तरह की ना हो, आप हमारे साथ ही रहेंगे। बैरिस्टर आमिर साहब, आपको क्या लग रहा है पंजाब में आप पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? हमें उस तरह से पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती, हालांकि आपकी पैदाइश आपकी जमात की पंजाब से ही हुई थी, तो पीपल्स पार्टी कहाँ गई? पंजाब के अंदर तो हमें उस तरह आप लोग नहीं दिखाई देते। अब आपके मुकाबले में IPP आ गई, PMLN है, वहाँ पे PTI है, तो आप लोग कहाँ खड़े हैं? आजम साहब, अगर तो सियासी जमातें जो ड्राइंग रूम के अंदर बंदे तोड़ेंगी इस तरह होती हैं तो फिर आपको जाहिर है आज पैदा होने वाली जमात भी नजर आ जाएगी। लेकिन अगर सियासी जमातें ऐसी आप IPP को ड्राइंग रूम की जमात समझ रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ जी सामने, मुझे जरा पिछली दफा भी मेरी बात नहीं हुई, सवाल नहीं, अच्छा, नहीं, जरूर जरा मौका देते प्लीज। तो मैं समझता हूँ कि हमने बलूचिस्तान में एक मिसाल कायम की। मियां नवाज शरीफ एक दावा है 3 दफा वजीर आजम रहने का, आगे फिर बड़ी ख्वाहिश है वजीर आजम बनने की। वो गए उधर बैठे ड्राइंग रूम में 20-25 सियासतदान शिकार किए, बोरी में डाले और लाहौर वापस आ गए एक रात रहने के लिए। हम उधर गए, अपने पॉलिटिकल एक्टिविटी की कर रहे हैं, हम जलसे कर रहे हैं, हम आवाम तक जा रहे हैं, हम KPK में जा रहे हैं, हम पाकिस्तान भर में जा रहे हैं, इसी तरह पंजाब में। तो अब सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है या ड्राइंग रूम में शिकार करके बताना है कि पार्टी बड़ी कौन सी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ हमें तोड़ के, हमारा वोटर तोड़ के बनाई गई थी। जो काम किया था शुजा पाशा ने वो सबको पता है। पीपल्स पार्टी के यहाँ पे 37% वोटर्स थे, फिर हमें 13-14% तक ला के लास्ट इलेक्शन में दिखाया गया। आज जब उस वोटर को क़यादत नजर नहीं आएगी, लीडर्स नहीं है, तो वोटर ला मोहल्ला अपनी सियासी जमात के साथ आके खड़ा होगा। यही इंशाल्लाह पंजाब में होगा। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है। पिछला सवाल आपने दिया, जवाब नहीं लिया। फरदौस शमीम साहब बड़ी उम्र के आदमी है, माशाल्लाह 70-80 के बेटे में होंगे। अब जुबान एक तो मेरे ख्याल से अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। जब आप लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करेंगे किसी की आदत के बारे में, पर्ची का फलाना, तो ये इन्हीं घटिया जुबानों की वजह से इनका ये हाल हुआ है। लेकिन अभी भी ये सबक नहीं ले रहे। मुसीबत ये है कि ये पॉलिटिकल होते तो सबक लेते। बिलावल भुट्टो किसी पर्ची से चेयरमैन नहीं बना, हमारे फैसले से, हमारे वोटों से, हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने उन्हें बनाया है और हम उन्हें मानते हैं। और लाखों लोग जब उनके साथ शरीक होते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में तो इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। दूसरी बात, ये शहद को बनाए, बकर को बनाए भाड़ में जाए, हमें इससे इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये हर एक के मामलात में टांग अड़ाते थे। क्योंकि आपने सर एतराज उठाया था ना, इसलिए उन्होंने उनका शायद जवाब दिया। ठीक है, जरूर आप एतराज उठाया था आसमा साहब कि ये हमारे मामलात में टांग अड़ाते थे। ये क्यों है, ये क्या नहीं है, ये आगे क्यों खड़ा होता है, हाथ बांध के खड़े होते हैं। मैंने उसका जवाब दिया था कि अब इन्हें शर्म नहीं आएगी कि जो बंदा 6 महीने साल पहले आपकी पार्टी में शामिल हुआ है, अब आपके पास एक भी बंदा अगर नहीं रहा PTI को लीड करने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए, तो फिर घरों में चूड़ियां पहन के बैठ जाए। फिर आपको शर्म आनी चाहिए। चले, आप भी इस वक्त में आप भी इनको ताने दे रहे हैं। हिसाब तो बराबर हो गया ना, उन्होंने अगर आपकी क़यादत पे बात की, आपने भी उस तरह से। सियासी बात कर रहा हूँ, सियासी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। फांसी नहीं ली, हमारे हजारों वर्कर्स ने अपनी फांसियां ली हैं, जाने दी हैं। सियासत फिर नजरिए के लिए जाने भी देनी पड़ती है। चलें, अच्छी बात, बिल्कुल वो तो जाहिर बात है। पीपल्स पार्टी की एक जमहूरी जिद्दोजहद है, सब इस चीज को मानते हैं। आपकी पार्टी की एक जमहूरी जिद्दोजहद है। मैं नकवी साहब लगता है इमरान खान साहब को वाकई माइनस कर दिया गया जो अभी इस तरह की बातें सुने। हालांकि अभी तो हयात हैं, जिंदा हैं, फैसले करते हैं, वकला से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और जो बात कर रहे हैं आमिर हसन साहब, चले वो तो बात हो गई ना, दोनों तरफ से जो भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। क्या बाकी -1 किया जा रहा है? दोनों तरफ की नहीं हुई। देखिए, पहली चीज, गुफ्तगू करते हुए जब इंसान कभी खुद एतराज उठाए तो अपनी गुफ्तगू में एहतियात करनी चाहिए। मैं अपने कम उम्र नौजवान संजीदा किस्म के आदमी से पूछना चाहता हूं, उर्दू जबान में भाड़ में जाए जो है अच्छा अल्फाज है या पर्ची से ज्यादा बुरा अल्फाज है? जी। अगर ये भाड़ में जाए इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैंने तो कुछ नहीं। दूसरी चीज, वो 1 साल के या 2 साल के, अच्छा माइक बंद रखे, देखिए मैं बिल्कुल खामोशी से रहा था। हमारा वाला तो 8 साल से PTI में था, 1 साल का नहीं है। इनका तो चेयरमैन जो था वो दूध पीता हुआ था। दूध पीते को अब्बा के होते हुए
अब्बा जो थे को चेयरमैन हुए, वो चेयरमैन हो गए। ये कौन सी सियासत थी? कितना उसने सियासी कुर्बानियां दी थी, सिवाय एक अपने नाम के साथ जाली भुट्टो लगा के। इसे उसका कहता है कि बिलावल जरदारी जो है वो चेयरमैन बन रहा है। चलिए, इनका मामला है, लेकिन इनको इतनी ज्यादा लगनी नहीं चाहिए। जहां तक हमारे ताल्लुक है, हम तो बांगे दोहल कह रहे हैं, इमरान खान का स्टेटस एज फाउंडर ऑफ पीटीआई मुझसे कम है, कोई ले ही नहीं सकता। वो उसकी पावर्स कितनी है वो आइंदा जमाना दिखा देगा। अब बात हुई लेवल प्लेइंग फील्ड की। लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होती है जब हमें परमिशन दी जा रही हो, जब हमारे वर्कर्स को उठाया नहीं जा रहा हो, जब हमें फील्ड में नहीं हो। मेरे लिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला अस्मा आ रहा है वो ये है कि अगर आज का जो भी जितने पोल्स हुए, सर्वेज हुए, जिन लोगों को साइंटिफिक पोलिंग पे यकीन है, मुझे ये बता दें कि एक तरफ खड़ी हुई है 70 से 80% पॉपुलैरिटी वाली जमात और बाकी जमातें 30% में। मैं इनके आपस की डिवीजन पर बात भी नहीं करता। इसको पब्लिक के सामने जस्टिफाई कैसे करेंगे? उसके बाद अगर हुकूमत दे दी गई इन जमातों को, तो वो हुकूमत अगले 5 साल गुजारेगी कैसे? पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा संगीन मसला है। काफी मसाइल तो खासे संगीन है। कन्विंस होगी कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। देखिए, अगर भुट्टो साहब 1970 का इलेक्शन जीत सकते खंबे खड़े करके, तो इतनी पॉपुलैरिटी तो इस वक्त इमरान खान की उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान। तो हमारे खंबे क्यों नहीं खड़े होके जीत सकते? ठीक, तो ये चले, ये इंटरेस्टिंग बात कर दी कि वाकई अब खंभों को वोट डलेगा। तो लेकिन आप लोग सर वोट कैसे, आपके जो कायदीन है वो कैसे बाहर निकलेंगे? जो बड़ी लीडरशिप, जब पहले भी मैंने सवाल किया, वो जेलों में है, आप कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे? अस्मा, हम निकलेंगे ही नहीं। अब नहीं निकलेंगे? हम लोगों के घरों में जाएंगे। अच्छा, हमारी सबसे बड़ा हथियार ये टेलीफोन होगा। इट्स इज आवर बिगेस्ट स्मार्टफोन। ठीक, रोक ले, देखता हूं कौन रोक सकता है इसको। हम इस पे ट्विटर स्पेस के जरिए जलसे भी करेंगे। अच्छा, ठीक, स्ट्रीम यार्ड पे भी जलसे करेंगे, यूट्यूब पे भी करेंगे, व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गारंटी क्या है? लेकिन गारंटी क्या है? जो कैंडिडेट खड़ा होगा उस पे पर्चा दर्ज नहीं होगा, उस पे पर्चा दर्ज हो जाता है तो वो अंदर हो गया, तो फिर क्या? वो पर्चा दर्ज होगा, उसके डिस्क्वालीफाई होते होते जितना टाइम होगा वो देखी जाएगी। इलेक्शन वाले दिन जितनों को होगा उनको फौरन सजा कोई दे सकते हैं। अच्छा, चले, आपको लग रहा है ये मामला फिर ज्यादा गंभीर, क्योंकि सिचुएशन कोई हम हर तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से आप तैयार हैं। ठीक है, करने ठीक, डोगर साहब, और एक जुमला ले लीजिए अगर इजाजत हो। अतहर मिल्दनला के फैसले के बाद, इससे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इलेक्शन पे कोई फैसले जो दिए, एक जस्टिस साहब का पहले फैसला था कश्मीर, वो केपी और पंजाब के इलेक्शन पे, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अतहर मिल्दनला साहब ने जो जजमेंट लिखा है वो हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे लिख दिया, बिकॉज फाइज ईसा साहब ने कहा कि मैंने कोई फैसला ही नहीं दिया। दोनों पार्टियां एग्री हो गई, हम खामोश हैं। अतहर मिल्दनला साहब खामोश नहीं रहे, उन्हें कहा आईन की तकजीब भी की गई है, बिल्कुल, और संगीन खिलाफवर्जी की गई, संगीन खिलाफवर्जी की गई है, और उसकी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अभी ये केयर टेकर सेटअप जो नेशनल उसके ऊपर है, आज ये भी जो है गैर आईनी है। पंजाब में गैर आईनी है, केपी गैर आईनी है। जिस मुल्क में इतने अरसे से गैर आईनी हुकूमतें चल रही हैं और बाकी लोग जो है खामोशी से बैठे हुए, वो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, वो इस आइन की हुर्मत की पामाली पे क्यों नहीं शोर मचा रहे? डोगर साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, ये भी हमने इलेक्शंस भी हो गए कि बाकी होंगे, साफ शफाफ होंगे, नहीं होंगे। ये जो एक नैब बीच में आ जाता है ना इदारा, हमारे यहाँ आपने देखा पहले मियां नवाज शरीफ साहब को जैसे वो नाअहल हुए, केसेस बन गए, अचानक बहुत बड़े रिलीफ मिलने शुरू हो गए और नैब खुद कह रहे हैं कि जी हम तो अपनी अपीलें वापस ले रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं। अभी ये चीज मामला खान साहब के साथ हो गया, तो आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा बना दिया गया और इसको वाकई अब खत्म हो जाना चाहिए क्या? ये देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो रेज होते हैं हमेशा नैब के खिलाफ, और इवन के हमारे अलीम खान साहब को भी तहरीके इंसाफ के साथ होते हुए उनको नैब खामखा में भुगतनी पड़ी, क्योंकि किसी साहब ने कह दिया कि आप इनको वज़ीर आला बना दें। अच्छा। तो वो अल्टीमेटली नैब इस्तेमाल हुई। और तो सर वो साहब आप भी जानते हैं कि वो सियासी, मतलब अस्करी साहब थे, वो सियासी हो रहे थे, ये तो आप भी जानते हैं। जो भी थे, तो वो जो अस्करी साहब थे उनके तो बड़े एहसानात भी थे ना। फिर आप ये भी तो कहे ना कि तहरीक इंसाफ की उस वक्त हुकूमत कैसे बनी थी, जिसका हम भी हिस्सा थे। हम तो हार गए थे पंजाब में, 10 सीटें हमारी नून लीग से कम थी, तो फिर वो
जो अस्करी साहब थे उन्होंने उसी वक्त इमरान खान साहब की सपोर्ट की थी। अच्छा। और इनको सूबे में भी हुकूमत बना के उन्होंने जहांगीर तरीन को हुक्म दिया था कि जहाज भर भर के जाएं और लोगों को लेके आएं, ये उन अस्करी साहब ने हुक्म दिया था। ये तो अब दिस इज नाउ पार्ट ऑफ हिस्ट्री और इसको कौन कैसे डिनाई। चले सर, हम बात कर रहे हैं तो खुल के बता दें, हमारे नाजरीन भी सुनना चाहते हैं। ये वो अस्करी साहब ही थे जहांगीर तरीन को कहते थे जहाज जाओ भर के लेके आओ? मुझे ये नहीं पता कि वो कहते थे कि आप जहाज भर के लाएं। उस वक्त मेरे ख्याल है कि जो जहांगीर तरीन साहब थे वो अपने लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे। जाहिर है उनका एक स्पेशली साउथ पंजाब में एक बहुत बड़ा एक तल्लक है लोगों से, तो जाहिर है पीटीआई की तरफ से वो लोगों को अप्रोच कर रहे थे। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि उसमें जो साहब थे उन्होंने भी अपना रोल अदा किया। तो बहरहाल ये तो अब जिस तरह हिस्ट्री और सबको पता है इस तारीख के बारे में। जहाँ तक बात हो रही है कि जी वो खंबे खड़े होंगे तो खंबे जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। खंबे कम से कम ऐसे हों कि जिनमें बिजली आ रही हो, करंट आ रहा हो। खाली अगर आप एक खंबा गाड़ देंगे तो उससे नहीं होगा। 70 में जब भुट्टो साहब की पार्टी जीती थी तो उस वक्त उनके पास ये लफ्ज नहीं कहा जा सकता, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स थे जो उन्होंने पुट अप किए थे। अगर आप 3rd, 4th, 5th जो नाम होगा, 6th होगा, और आई डोंट नो बहुत सारी उम्मीदें पीटीआई लगा के बैठी हुई है, जो कि उनका हक है। हर सियासी जमात ये सोचने का हक रखती है कि हम हुकूमत बनाएंगे और हम आवाम की खिदमत करेंगे। तो देखते हैं आगे ये ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तो काफी आपको लग रहा नहीं है कि इन खंभों में जान होगी, जिसको वो टिकट देंगे और वो मैदान मार लेंगे? आपको नहीं लग रहा ऐसा कुछ? जी मुझे नहीं लगता। माजरत के साथ हमारे जो, मुझे नाम नहीं पता कौन सा बैठे हुए, फिरदौस शमीम नकवी साहब पुराने साथी हैं आपके। ओके ओके, जी 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 बिल्कुल, बहुत मेरे लिए काबिल इज्जत है। जी जी। तो पंजाब में आपका इत्तेहाद हो सकता है पीएमएलएन के साथ क्या? इसमें दो चीजें हैं। इसमें एक तो चीज है कि ये ऑब्वियसली ये पार्टी डिसीजन होगा, और जब पार्टी डिसीजन होगा तो लोग उसको मानेंगे। जाहिर है सीईसी ने बैठ के फैसला करना है। मैं जाती तौर पे इसका कायल नहीं हूँ और ना मैं करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी, देखे ना, हमने तो सियासत की ही एंटी ये जो पीडीएम की जमातें थी जिसमें नून लीग थी, पीपल्स पार्टी। मैं तो 2016 में पॉलिटिक्स, तो हम तो यही सोच के आए थे और हमें यही बताया गया था, या ये हमारा नजरिया था कि ये जमातें जो हैं ये मुल्क के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे। तो अभी मैं तो कम से कम जाती तौर पे फिलहाल अपना नजरिया चेंज करने में अभी इतना कन्विंस नहीं हूँ। और मैं तो चाहूंगा कि मैं हमारी आजाद, अगर जमात ने इलेक्शन ऐसा कोई लड़ा भी तो उसमें फिर हम जैसे बहुत सारे लोग अपना फैसला करेंगे। चलें बिल्कुल, अब देखते हैं कि आगे क्या आप करते हैं आपकी जमात। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ये जो सारी गुफ्तगू चल रही है, ये नैब वाला जो मामला है, आप नहीं समझते आप सब लोगों के पास इख्तियारात था, पावर्स थी, आप लोग इस महकमे को, इस इदारे को खत्म क्यों नहीं कर सके? साहब का जो है शिकंजा वो हम पे लगाया गया है। पहले एहतसाबुर रहमान, नवाज शरीफ ने वो जो एहतसाबुर रहमान बनाया था, उसमें हम लोग कि सुबह एक अदालत में, दोपहर एक अदालत में, शाम एक अदालत में, और चारों सूबों में वो अदालतों में जाती थी आपके सामने। और आसिफ अली जरदारी ने 9 साल उसके तहत वो जेल के अंदर है। उसके बाद ये नैब आया जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो मियां साहब पिटीशन करके भागे उस वक्त भी 11 महीने में। उसके बाद भी जरदारी साहब जेल के अंदर रहे और बेल नहीं हुई, जाके 2003-4 के अंदर उन्हें रिहाई नसीब हुई। तो मैं समझता हूँ हमने फिर जब ये 18th अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसमें हमने कहा था, क्योंकि हमारे पास तो सादा अक्सरियत नहीं थी, तो हमने लोगों को साथ में लाया था। हमने पीएमएलएन को कहा, आपको याद होगा, मुझे याद है ये 5-10 साल एहतसाब बिल असेंबली के अंदर पड़ा रहा, उस पर कोई पेशरफ नहीं होती थी, इतनी मीटिंग्स होती थी, इजलास हुए, लेकिन कुछ कंसेंसस नहीं हो सका उस पर। नहीं मानती थी, ये कहती थी कि नैब चलेगा, लेकिन ऐसा नैब जो कल तक कह रहा था कि मियां नवाज शरीफ से बड़ा मुजरिम नहीं, आज वो और आज कुछ नहीं है। तो ये अरबों रुपया खाने के बाद नैब ने अगर ये कहना है तो फिर उसके रहने का कोई जवाब नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का ऐसा इदारा जो हमने सीओडी में वादा किया है, जहाँ पे पॉलिटिशियन का, जनरल्स का, जजेस का, सबका एहतसाब हो एक ही तरीके से, एक कानून से और बिला इम्तियाज, यही पाकिस्तान के अंदर जरूरत है, जो नहीं हो रहा। दूसरी बात आसमा साहब जो जरूरी है कहने की, देखिए ये कह देना कि खंबे खड़े करेंगे तो जीतेंगे, डोगर साहब ने भी जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी के 70 के कैंडिडेट उस वक्त के तालीम याफ्ता और बेहतरीन लोग थे, और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो लोग जिनकी रूट्स। तो आप बार बार पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, आप पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते क्या? खुद है भी नहीं, वो साबित भी नहीं। एक फैन क्लब है, सारे फैन क्लब में है।
एक शख्स के गिर्द घूमती है। हमने तो बता दिया ना, जिसने हमें पार्टी बनाया उसे फांसी भी दे दी गई तो हम खड़े रहे हम नजरिए के लिए। अच्छा। फिर मोहतरमा ने 30 साल जद्दोजहद की, वोट उन्हें भी शहीद कर दिएगा, हम खड़े रहे। तो देखिए मुश्किल वक्तों में पार्टियां बनती हैं, लेकिन अगर आप मुश्किल वक्तों में ये उम्मीद लगा के बैठे हों कि आपके फेसबुक और ट्विटर फॉलोअर्स आपको वोट कर देंगे घर बैठे हुए, आपके फॉलोअर्स आप जाके दिखाएंगे इतनी आईडीज ने मुझे फॉलो किया है और इतने मुझे लाइक कर रहे हैं तो इन्हें वोटों में कन्वर्ट कर आप कह रहे हैं ऐसा मुमकिन नहीं। ठीक, ये इलेक्शन नहीं होता। आखिरी बात, इनकी मुसीबत मेरे पास वक्त की कमी। सोशल मीडिया के जरिए हो तो शायद। डोगर साहब क्या कह रहे हैं? जी जी डोगर साहब। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये क्योंकि सारी कैंपेन सोशल मीडिया पे चल रही है तो फिर शायद इनको कोशिश करनी चाहिए कि जो वोट डाल रहे हैं वो भी सोशल मीडिया के जरिए डाल दें। तो फिर शायद इनकी कई भी बात जी जी मैं अपनी बात कर रहा था। जी जी आसमा साहब जी जी फरमाइए। जी जी आखिरी बात यही वो नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है। देखिए बार बार एक बात की जा रही है और मुझे बड़ी कोफ्त होती है, मैं जवाब नहीं देता, अच्छे तरीके से बात कर देता हूँ कि वारिस तो सही मुर्तजा भुट्टो था। ये दकियानूसी सोच है कि बेटा वारिस होता है और फिर सियासी वारिस होता है। पर इस दुनिया में इस वक्त दो बड़े रिलीजन्स हैं, एक क्रिश्चियनिटी एक इस्लाम। दोनों के अंदर बेटी की औलाद वारिस है, ये सब जानते हैं। तो पता नहीं क्यों दकियानूसी सोच है। क्योंकि आप चले बात लंबी हो जाए, क्योंकि आपने भी विरासत पे यही कहा था कि बेटे वारिस होते हैं और उनके बेटे कहाँ है कहीं नहीं पता, तो वो फिर बात आगे चली। मैं चले मेरे पास वक्त की कमी है। जवाब तो देने देना सर, वो असल पे कोई जवाब देने दे। जरूरी ये है कि हम कोई लेगेसी को नहीं फॉलो कर रहे। भुट्टो साहब की 10 साल की जद्दोजहद है तो बीबी की 30 साल की जद्दोजहद है। और बीबी का अगर इमाम हुसैन सैयद हो सकते अपनी माँ के नाम से, ये किस तरह की दकियानूसी सोच बिल्कुल कि बिलावल अपनी माँ का नाम क्यों इस्तेमाल करता है। ठीक, आपका सर पॉइंट जिसने पाकिस्तान का ये हाल किया। और मैं फिर कहता हूँ सियासी मैदान में सियासी मुकाबला करें, सियासी प्रोग्राम का करे। हमारे पास हमारी लेगेसी हमारा प्रोग्राम है, हमने मुल्क को आइन दिया, प्रोग्राम दिया। सबसे ज्यादा अब बहुत टाइम ले लिया आपने, बिल्कुल आगे मेरे पास वक्त की कमी है। बिल्कुल आखिरी बात मैं जरूर जवाब ले लूं नकवी साहब से। 2-3 बातें आ गई। एक तो खंबों वाली आ गई, क्या वाकई खंबे जीतेंगे? लोग किस तरह से वोट के लिए आपको बाहर निकालेंगे? आप लोगों को मोबिलाइज कैसे करेंगे? ये सोशल मीडिया का इलेक्शन होगा। जी नकवी साहब जरा वेरी क्विकली जवाब दीजिएगा। देखिए वेरी सिंपली their level of understanding about today's world is very poor. आपको पहले कैंपेन करने के लिए अपना पैगाम पहुंचाना पड़ता है। पैगाम पहुंचाने के लिए आप कॉर्नर मीटिंग करते हैं, आप जलसे करते हैं, आप पोस्टर लगाते हैं, आप पैम्फलेट लगाते हैं। अगर आपको ये बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हो तो पैगाम तो हमने पहुंचाना है। मैंने ये कब कहा कि वोटर नहीं निकले? वोटर को निकालने के लिए हमने पैगाम पहुंचाना है। ठीक, तो इनको क्या एतराज है कि अगर मैं स्मार्टफोन इस्तेमाल करके कर लूं? वो तो उस दिन देखेंगे। हमने यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इनको जो शिकस्त फाश दी पंजाब के इलेक्शन में, जहां हमने वोटर टर्नआउट को बढ़ा के 60 से 70% ले गए। और इनको ये मत भूलना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 18 से 23 साल की उम्र के अंदर जो वोटर्स की तादाद बढ़ी है वो 2.5 करोड़ से ऊपर है। जी जी बिल्कुल। और तो जिन खंभों को ये कहते हैं कि बिजली और करंट नहीं है, अभी तो उन्होंने इन खंभों की शक्ल भी नहीं देखी। अगर उनके मुस्तफा खर जो है पूरा पंजाब जितवा सकते हैं इस उम्र में कि 18 साल के भी नहीं हुए थे, तो हमारे सारे खंभे 18 साल से ज्यादा है। और तकरीबन जहां तक इनकी देखिए, मैं एक सैयद बैठा हुआ हूँ, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन पहले कहा गया था, बिल्कुल, और बहुत पहले अनाउंस किया था। अगर भुट्टो साहब ये अनाउंस करके जाते कि मेरे पोतों को अफजलियत होगी, मेरे नवासों को अफजलियत होगी मेरे बेटे के ऊपर, तब तो मैं इनकी बात को मानता। और इनको तो ये भी नहीं पता कि हजरत ईसा के कौन सी बेटी की औलाद आई है। जरा नाम ले दें। अगर इनके नॉलेज का ये लेवल है कि हजरत ईसा की बीवी का नाम ले दें और उनकी औलाद का नाम ले दें, कह तो दिया ही नहीं। सर ये हम जरा मजहबी डिबेट में ना ही जाए तो बेहतर। जनाबे मरियम उनकी वालदा थी, उनकी बेटी नहीं थी। तो आपको ये इल्म नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों की इतनी जब घटिया सोच की बात करते हैं कि वो किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम कोशिश करें सर, हम मजहबी हवालों पे इस तरह से हम डिबेट ना करें। सामने तो इनको शर्म आनी चाहिए। आपको फोन करना है, मुझे कीजिए, मैं आपको तमाम सबूत तारीख से दूंगा और आपको मुतमईन करूंगा कि आपका कोई मुआवजा नहीं बनता जो मुआवजा आप कर रहे हैं दोनों सूरत। बैरिस्टर सब कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे पास वक्त की कमी। जी फरमाइए, आखिरी बात करें बिल्कुल वेरी क्विकली। जी अपनी उम्र का लिहाज करें,
चलें बस चलें तलखियां बहुत है सर आगे सियासत में, आप लोग कुछ एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें। जाइए मेरे दिल के हौसलों पे जाइए आप, मेरी जवानी मेरे दिल में है और मैं उतना बूढ़ा नहीं हूँ जितना आप कह रहे हैं। आज भी आ जाइए, आपको साथ हर चीज में मुकाबला करूंगा। पता नहीं क्या उनके मौकफ को आप कह रहे हैं और मुझे मौकफ दे रहे हैं। नहीं आप बोल रहे हैं, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, ऐसी बात नहीं करें, आपको मैंने पूरा टाइम दिया। बोले आप चले बोले जो कहना चाहते हैं, बिल्कुल बोले। मैं तो ये कह रही हूँ मजहबी हवालों पे हम ना जाएं, बहुत सारे लोगों की दिल आजारी हो जाती है। फिर मुझे मौका देना, मैंने कोई बात शुरू नहीं की। वो हर दफा शुरू करते हैं विरासत ये होती है, फिर मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। जी जी, मैंने उनकी कोई बात, हर दफा वो बात शुरू करते हैं, विरासत पे बात हुई है तो मैंने विरासत में बताया कि बड़े रिलीजन है उसमें विरासत आ जाती है। और दूसरी हमारी विरासत कुछ भुट्टो साहब से सिर्फ नहीं है, बेनजीर की 30 साल जद्दोजहद है। ठीक है, उसकी जद्दोजहद बहुत है लूटने की इस मुल्क। चले सर हम खत्म करें ना, हम बात को हम खत्म करें। तुम्हें कल के गौहर खान को क़यादत दे के घर बैठ गए हो, चूड़ियां पहनो, घर में बैठो। चले बस अब ये तो अब चले, मैं वक्त मेरे पास मोबाइल पे तुमने सियासत करनी है। चले कहने मुझे अमल करना होता तो दूसरी बात है, मैं सियासत कर रहा हूँ 18 साल की उम्र से। चले बैरिस्टर साहब आप नहीं देखते थे, लोगों ने देखा हुआ तुम लोगों। मैं अब आपको देखे इतना टाइम दे दिया, फिर आप मुझे गिला करते हैं कि आपने टाइम नहीं दिया। आप गैसो गज़ब में हैं, आपको महफिल में बैठने की तमीज देंगे। इसमें कर्नल डोगर साहब आप हमारे साथ हैं, कर्नल डोगर साहब आपे में भी। जी मैं तो कोई गैसो गज़ब में नहीं आया, मैं तो आराम से आपकी बात चले जवाब। आप दोनों से गुजारिश है, एक दूसरे को चले बर्दाश्त करें, सियासत में तलखियों को बर्दाश्त करें। मुझे तो कोई, मेरे चेहरे पे तो इस्माइल है, गुस्सा तो उनकी शक्ल पे। मैं तो मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा हूँ जो दे रहा हूँ। तुम लोग ये कलामी मैं शुक्रिया अदा करूंगी तो ये जायज नहीं है कि ये मुझे चुप करें। ही हैज नो राइट टू से दैट। मैं सर मैं दोनों से गुजारिश है, क्योंकि मजीद सियासत में तलखियां और हम नहीं चाहते कि मजीद तलखियां इस तरह की बरकरार हैं। दोनों से माजरत के साथ मुझे ज़रूर, अब मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर आप दोनों को टाइम देती। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आमिर हसन साहब, आपको बहुत शुक्रिया। बड़ी माजरत के साथ तलखियां हो गई दोनों के दरमियान, लेकिन सियासत में और जमहूरियत में इख्तलाफ राय होता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर सियासी कायदीन दोनों जमातों के और हर किसी जमात के एक दूसरे के लिए मोहतरम होते हैं तो उनके बारे में इस तरह के अल्फाज ना ही इस्तेमाल की जाए तो बेहतर होगा। आप बड़ी माजरत के साथ बाकी कमी थी। अपने मेहमानों का शुक्रिया एक बार फिर अदा करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।